155 से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली में तो इमरान खान लेकर बैठे हुए थे। वो तो आए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के नतीजे में, वो तो आए थे बंद कमरों की डीलों की नतीजे में, वो तो आए थे हराम के पैसे की ज़मीरों की मंडी लगाकर, सिंध हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी मंडी लगाकर। तो इसलिए वो अवाम के सामने जाने को तैयार नहीं। और इस काविश में कि अवाम से बचा जा सके, इलेक्शन से बचा जा सके, उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि वो आइन तोड़ने के लिए भी तैयार है। अब तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टी, आइन में यकीन रखने वाली पार्टी, सारी इमरान खान की जद्दोजहद जो 1996 से वो तमाम की तमाम जो है वो आइन और कानून के दायरे में रह के की गई है। तो अब हम बंदूकें उठा के तो उनके सर पे जाके खड़े होंगे नहीं। तो आईनी रास्ता निकालने के लिए ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी हमने इसका जिक्र किया था, हमारे वकील जनाब अली ज़फ़र साहब ने इसका जिक्र किया था कि 3 मुख्तलिफ तरीके हैं इस आईनी बहरान से निकलने के लिए। एक ये कि गवर्नर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लें, जैसा कि आइन के अंदर लिखा हुआ है। अगर वो नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन के पास ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, बर वक्त करवाना, तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है। और तीसरा रास्ता ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसकी क्लॉज, उसका आर्टिकल 57(1) जो है उसके तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नर साहिबान और इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है, इसलिए स्पीकर पंजाब असम्बली ने आज ख़त लिखा है। जनाब सब्तैन खान साहब ने सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा है उनकी हैसियत में पाकिस्तान के आईनी सरबराह की। पाकिस्तान के रियासत के सरबराह, हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो सदर पाकिस्तान है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक आईनी इदारा है, तो उसकी भी सरबराह जो है अल्टीमेटली सदर पाकिस्तान बनते हैं। गवर्नर साहिबान जो हैं वो तो नुमाइंदे होते हैं सदर पाकिस्तान के सूबों के अंदर। तो इसलिए क्योंकि उनके ज़ेर साया जो इदारे हैं और जो अफराद हैं वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, इसलिए पंजाब असम्बली के स्पीकर ने सदर पाकिस्तान को ख़त लिख कर कहा है, और इससी ये तमाम जो पस मंज़र है जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो उन्होंने उसके अंदर पेश किया, और आर्टिकल 57(1) इलेक्शन एक्ट 2017 का उन्होंने हवाला देकर दरख्वास्त की है कि सदर पाकिस्तान मुल्क को इस आईनी बहरान से निकालें और इंश्योर करें, ये ताबे करें कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी हो और इलेक्शन भी 90 दिन के अंदर अंदर करवाए जाएं। अब हमारी उम्मीद भी है और यकीन भी है कि गवर्नर साहिबान के बरक्स, इलेक्शन कमीशन के बरक्स, सदर पाकिस्तान ने आज तक जितने भी फैसले किए हैं उनका तमाम किरदार जो है वो एक आईनी किरदार रहा है, और उन्होंने हल्फ भी जो उठाया है वो हल्फ भी उनको पाबंद करता है। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के आइन का दिफा करना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो हम उनसे अपील करते हैं, सदर आरिफ अलवी साहब से अपील करते हैं कि वो अब इसके अंदर अपना आईनी किरदार अदा करें, और ये जो एक मज़मूम साजिश की जा रही है पाकिस्तान के आइन को से इनहराफ करने की, यानी पाकिस्तान की जमहूरियत की बुनियादें हिलाने की। और ये भी ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए कि पाकिस्तान एक कसीरुल अक्सरियती मुल्क है, यहाँ पे कोई एक ज़ुबान बोलने वाले एक किस्म के लोग नहीं रहते। इसलिए जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायद-ए-आज़म और कायद-ए-आज़म के साथियों ने इसी हकीकत को सामने रखते हुए ये बिल्कुल वाज़े किया था कि पाकिस्तान एक जमहूरियत के तौर पर चलेगा। और जब हमने जमहूरियत से इनहराफ किया, जब हमने आइन से इनहराफ किया, तो उसका खमियाजा जो हमें अदा करना पड़ा मुल्क को दो लख्त होने की सूरत के अंदर, वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है। अपने लीडर इमरान खान की क़ियादत के अंदर हर वो कोशिश करने को तैयार है आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए कि पाकिस्तान के आइन का, यानी पाकिस्तान की जमहूरियत का, यानी पाकिस्तान की सालमियत का दिफा किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला इस जिम्मेदारी से हम सब बरी-ज़िम्मा होंगे। सदर पाकिस्तान की तरफ अब देख रही है, सिर्फ हम नहीं देख रहे,
मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानी कौम जो है वो देख रही है सदर पाकिस्तान की तरफ, और मुझे यकीन है कि वह कौम की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरेंगे। और ये जो एक मजाक बना हुआ है, वो जैसे बच्चा जो है, कोई नालायक बच्चा होता है ना, और इनके नालायक होने में तो कोई शक नहीं है, नालायक बच्चा जो होता है ना, उसको होमवर्क अगर उसने करना है, उसको करना नहीं आ रहा, तो वो जिस किस्म की हरकतें करता है ना, कि कभी अपने वालिद साहब का जाली दस्तखत लेकर वो पहुंच जाएगा कि जी बच्चा मेरा बड़ा बीमार है, इसके होमवर्क देर करने दें, या वो किसी और का चुरा के उस पर अपना नाम लिख के जमा कराने की कोशिश करेगा। बिल्कुल इस वक्त एक बचगाना तरीके से पाकिस्तान के आइन को सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये इसके अंदर नाकाम होंगे। पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो कामयाब होगी। और बार बार मैं ये दोहराता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये जितना मर्जी भागने की कोशिश कर लें, चाहे घसीट के ले जाना पड़े, वो शहबाज शरीफ ने तो कहा था वो घसीटेंगे जरदारी को सड़कों पर, लाड़काना और कराची और लाहौर, पता नहीं किन के सड़कों में उन्होंने घसीटना था, तो वह घसीट के तो वो जरदारी साहब की गोद में जाके बैठ गए। लेकिन इनको अगर घसीट कर भी ले जाना पड़ा तो घसीट कर भी ले जाके इनको इलेक्शन तक लेके जाना है और इनको अवाम के सामने खड़ा करना है। फिर जो भी अवाम फैसला करे वो हमें कबूल होगा। अब मैं अली जैदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ बात करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा पहले आप सबका शुक्रिया, बाकी सबका भी शुक्रिया जो यहाँ हमारे साथी बैठे हैं। मैं पहले एक अनाउंसमेंट, पता तो चल गई लेकिन मीडिया में ऑफिशियली हम अनाउंस कर दें कि चेयरमैन साहब के, असद उमर साहब के और बाकी सारी मुशावरत से आफ्ताब सिद्दीकी साहब को कराची का सदर नामज़द किया गया। आफ्ताब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और हमारी सारी पार्टी की पूरी सपोर्ट आपके साथ है। और क्योंकि बिलाल गफ़ार ने बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी को एक साल सहारा, जिसमें धरने और लड़ाई झगड़े, FIR, पता नहीं क्या नहीं हुआ है पिछले एक साल में, बड़ी मेहनत की है। तो और बिलाल गफ़ार की एक्सपर्टीज़ इकॉनमी में है, तो असद उमर साहब ने और क़यादत ने फ़ैसला किया कि बिलाल गफ़ार VP आ जाएं और जो इकनॉमिक टीम है इनके साथ उसमें हाथ बटाएं और इकॉनमी को हैंडल करने में, या इकॉनमी के ऊपर क्या हमें करना चाहिए, और खान साहब को और बाकी लीडरशिप को, इकनॉमिक टीम को राय देते रहे। इकॉनमी का जल्दी से मैं हाल आपके सामने रख दूं, तो बिलाल आपको भी मुबारक हो। जल्दी से इकॉनमी का हाल मैं रख दूं आसान अल्फाज में, ताकि आम आवाम जो समझ रही है उनको, उनके साथ जो हो रहा है और जो होने वाला है वो देख लें। देखें जी, कहाँ थे कहाँ हैं पे आ जाएं, और कहाँ जा रहे हैं वो एक लाइन में समझ आ जाएगा। पेट्रोल था 150 रुपये, जब हम गए आज है 272 रुपये, शायद और भी बढ़ गया। डीजल था 145 रुपये, आज है 280 रुपये। डॉलर था 178 रुपये, आज 270 में अगर मिल रहा है कहीं तो बाजार में लेके दे दे कोई। गैस 70% ऊपर चली गई है। बिजली की कीमत 16 रुपये यूनिट से 44 रुपये यूनिट हो गई। जैसे कि कल असद उमर ने हमें बताया कि जिसका 10,000 बिल आता था उसका 13, अभी जो कल फैसला किया उसी के अंदर 10,000 वाले बिल का 13,000 रुपये अब आएगा। ये जो बढ़ाई है 44 रुपये, ये पिछले 10 महीने के अंदर 170 अरब रुपए के एक्स्ट्रा टैक्सेस। एक्सपोर्ट 7% गिर गई है, यानी कि मुबादला जो आना है वो कम हो गया। रिमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी पैसे हमें भेजते हैं, जिसे आप अक्सर कहते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ा, वो 11% कम हो गए। GDP ग्रोथ वो आपको समझाएंगे इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो नेगेटिव में चली गई है। रिजर्व्स 2.5 बिलियन के रह गए, जो कि पिछले मेरे ख्याल में 10 साल में इतने कम तो कभी भी नहीं थे, उससे भी शायद ज़्यादा सालों में इतने कम नहीं थे। और जो महंगाई है, यानी कि जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, वो 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसलिए इकनॉमिक टीम की बड़ी ज़रूरत है, और असद उमर की एक्सपर्टीज़ है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा, असद उमर साहब खुदा के वास्ते हमें बचा लें, क्योंकि हम तो इधर मारे गए पाकिस्तान का जो तबाही है। दूसरी जी बात जल्दी से मैंने करनी, ये बात है भाई, ये वुडूनॉमिक्स, ये सागदार की, ये पहले भी रह चुकी है। जब हम आए थे 2018 में इसी तरह के हालात थे, और 2, 2.5, 3 साल लगे इसको मैनेज करके। कोविड के बावजूद हम एक जगह लेके आए, और कोविड भी जो मैनेज किया था वो भी तहरीक इंसाफ की, यहाँ असद उमर साहब भी हैं और बाकी लोगों के साथ मिलके, जिसमें फ़ौज का भी बड़ा अच्छा हाल था। सब ने मिलके, दुनिया कहती है कि कोविड अच्छा मैनेज किया, और इन्होंने बगैर कोविड के हमारे साथ कोविड से बुरा हाल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जो बात करनी है जी, एक कल खबर देखी टीवी के ऊपर, हम कल लाहौर से जब रात को आए वापस, हमने खबर देखी कि असैसिनेशन अटेम्प्ट जो खान साहब के ऊपर हुई थी,
उसकी एक JIT बनी थी और वो JIT कहीं गायब हो गई है। ये टीवी के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि जी वो रिकॉर्ड्स JIT के मिसिंग हैं और जो एंटी करप्शन के एक सीनियर ऑफिसर थे JIT में, वो और भी हाई प्रोफाइल केसेस की JITs गायब हो गई हैं। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये मुल्क में अगर JIT भी, इसलिए मैं वो जहर बलोच और निसार मुराई और वो की JITों के पीछे कोर्ट से निकलवाने गया था, उसमें भी ये गायब थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र है वो मिल गई। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, अभी हम क्योंकि खान साहब के साथ एक छोटी सी वो स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में थे, जो खान साहब की बेल का इशू है, यानी कि नाजिम जो कि दुबई में बैठ के कत्ल पे बेल ले सकता है, हमजा और शहबाज और उसका वालिद, उनके FIR जिस दिन उन्होंने FIA में पेश होना था वो ओथ लेने चले गए। उसके कई दिन तक जब FIA की डेट आती थी वो कहते थे आज हमारी कैबिनेट मीटिंग है। उन्होंने केसेस अपने सारे फारिग करवा दिए, वो उनकी सारी केस माफ हो गए। और जिस शख्स के टांग में गोली लगी है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी वो फिट नहीं है और उनको अभी टाइम लगेगा, और उनको आप बुला रहे हैं कोर्ट में। दुनिया की तारीख में कोई सेलेक्टिव जस्टिस पे ये पसंदीदा, यानी कि इसको पकड़ लो इसको छोड़ दो अपनी पसंद से, कोई भी सोसाइटी ने तरक्की नहीं की। मैं आजिज़ाना कोर्ट्स के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, सारे जजेस से, अदलिया से एक अपील करता हूँ कि अब सवाल भी पूछ रहा हूँ कि भाई ये 73 के आइन पे ही चल रहे हैं हम, या कोई पीछे अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है या कोई आइन नहीं है। जैसे कि इलेक्शन कराना है, वो ख़त भी लिख दिया तो इलेक्शन नहीं कराना चाहते। यानी कि हमारी जो आई हैं आफ्ताब भाई की, और हमारी जो हमें नेशनल असेंबली से निकाला 17 जनवरी की, उन्होंने कहा कि जी हमने आपके इस्तीफे कबूल कर लिए उस दिन से, जिस दिन से आपने दिए, यानी कि 11 अप्रैल से। तो ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है कि 45 दिन से ज़्यादा आपने किसी हल्के को बगैर उसके इलेक्टेड नुमाइंदे के रखा। वो कोई सवाल पूछने वाला है कि नहीं है? तो आजिज़ाना गुजारिश है सारे जजेस से कि खुदा के वास्ते ज़रा कोई डायरेक्शन तो देते, कोई कानूनी डायरेक्शन नहीं देते। मुल्क को अभी तो जिधर मर्जी जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, और जो ये कर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और आखिरी बात, जो खान साहब ने आज ख़त लिखा है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को, क्योंकि जो पिछले चीफ थे उन्होंने, उनकी कुछ बातें सामने आई हैं जर्नलिस्ट के थ्रू, जावेद चौधरी साहब ने इंकशाफात किए कोई अपनी गुफ्तगू से, और फिर एक और आफ्ताब इकबाल एंकर है, उन्होंने भी बड़ी डिटेल में बात की है। सब बातें छोड़ दें, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि किसी को भी रिकॉर्ड करना बगैर अदालत के परमिशन के, और ख़ास तौर पे वज़रा को और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर को, क्या ये दुनिया में कहीं ये निक्सन फारिग हो गया था इसके ऊपर, अमेरिका जैसी जगह पे 60 की 1960s में? ये आपने, इससे ज़्यादा इलीगल क्या है कि आप रिकॉर्ड कर रहे थे और आप कह रहे हैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग है? नहीं, कब तक ये टेप्स की आप धमकियाँ देंगे? इकॉनमी तबाह, लोग भूख से मर रहे हैं, सोल्यूशन क्या है जी? इमरान खान के ऊपर अटैक कर दो, PTI की लीडरशिप को थानों में भेज दो, ATC के कोर्टों में बुला लो, अरेस्ट कर लो, और टेप रिकॉर्डिंग की धमकियां दो। भाई ले आओ ना टेप रिकॉर्ड एक दफ़ा सामने सबके, जान छोड़ो, मुल्क तो ठीक कर दो। तो इस तरह अगर मुल्क ने चलाना है, ये मुल्क ने, मैं आपको अपना ख़तरा बता रहा हूँ ज़ाती, कि जिस तरह हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं पोर्ट स्टेशन में देखता था, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ फूड राइट्स और फ्यूल राइट्स, यानी कि पेट्रोल के ये हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इस वक्त माल आ नहीं रहा, पोर्टों पे माल कंटेनर पे कंटेनर खड़े हैं। वो प्याज के कंटेनरों में दरख्त निकल के आ गए, वो प्याज के कंटेनर रिलीज हो रहे हैं, अंदर से दरख्त बन के उधर शायद निकल आएगा। खुदा के वास्ते कोई होश के नाखून लें और इस मुल्क को सही सिमत पर ले जाने के लिए एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जल्दी से करवाएं, ताकि एक दफ़ा अवामी नुमाइंदे मुंतखबों को कहें, जिसके बाद अवाम का मैंडेट है, और ये मुल्क संभालें। थैंक यू। अच्छा अली भाई सर, आपके हवाले से जो है वो कुछ इत्तलात हैं कि तहकीकाती पेपर सामने आए हैं। अच्छा, 10 अरब रुपए की आपने करप्शन की है, बस, और जो करीबी अजीज है उनको आपने बतौर वफाकी वजीर नवाजा है। कौन? $10 मिलियन से इजाफी अदा करके 2 शिप टैंकर के सौदे करने का आप पे इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो है वो एक आपके दोस्त थे जिन्होंने 2013 के इंतखाबात में उनके बैलेट पेपर इजाफी छपवाने का इल्ज़ाम है। क्या नाम था उनका? रिजवान अहमद। उसको जो है वो आपने KPT में माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटेट किया। KPT में इल्जामात पे क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि ये क्यों आपने इस तरह क्यों किया? 10 अरब रुपए एक लाइन में जवाब दे दूं? हाँ दे दो। मुझे पता है ये किधर से शुरू हुए हैं।
क्योंकि ये मुझे को हफ्ता भर पहले कोई खबर आई थी कि इस तरह की चीज़ें शुरू होंगे। जैसे पहले लगे थे ना कि मैं 1.5 मन पकौड़े खा गया और 18,000 का रूज़ा था, 36,000 का दूध था और एक अलमारी थी। जो वज़ीर इस कुर्सी के ऊपर बैठ के $50,000 दिन के होते हैं, जो पकड़े ना जाए सिर्फ जहाज़ मर्जी के लगाने पे, वो 1.5 मन पकौड़े खा गया। तो ये इसी तरह के अहमकाना इल्ज़ामात हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी का चैनल ढूंढ लें, अपनी मर्ज़ी का एंकर ढूंढ लें और सारे दस्तावेज ला के, कंडीशन सिर्फ एक है, लाइव शो होगा, रिकॉर्डेड नहीं होगा। जिधर बैठाना है लोकल इंटरनेशनल बैठ जाएं, किसी चीज़ पे मेरी टाइम पे डिस्कस कर लें। 10 रुपये अगर चले, 5 रुपये नहीं, 1 रुपया मिल गया ना, 1 रुपी, 1 रुपया, अगर 1 रुपया मैंने लिया हो इलीगल किसी से, 1 रुपया, कुछ भी किसी के चीज़ के एवज में 1 रुपया, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और कानून के सामने खड़े होने के लिए भी तैयार हूँ। बस आगे बताइए, अभी जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आपके पीछे जो टीवी चल रहे हैं उनमें एक खबर आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने खान साहब को जो है कोई टाइम दिया है तकरीबन 6:30 बजे का, कि अगर वो 6:30 बजे तक अदालत में आ जाए तो उनकी जो है दरख्वास्त मुस्तरद नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब एज ए तहरीक इंसाफ के लीडर के तौर पर आज अदालत में उनको पेश होना चाहिए या नहीं पेश होना चाहिए, क्योंकि मामला अब अदालत का है और तकरीबन पौना घंटा रह गया है? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि इमरान खान को कभी भी अदालत के सामने जाने में कभी कोई मसला हुआ नहीं, कभी उन्होंने उज़र नहीं पेश किया। वो तो सेशन कोर्ट्स जाते रहे, ये तो फिर भी हाई कोर्ट है। उनके डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उनको हिदायत दी हुई हैं। उनकी आपको पता है जहाँ पे गोली लगी थी उसमें बाकी जो है उसमें ज़ख़म बेहतर हो गए हैं, लेकिन टांग की हड्डी जो है उसके अंदर अभी भी ज़ख़म मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ है। इसलिए डॉक्टर्स की हिदायत ये हैं कि वो ट्रैवल ना करें, कहीं पे गाड़ी में बैठ के बाहर ना जाएं, और डॉक्टर साहिबान के सर्टिफिकेट्स भी लगे हुए, ये वजह थी। वरना खान साहब को कोर्ट के सामने जाने में कोई मसला नहीं होता। अभी देखें वो मुशावरत हो रही है, लॉयर्स के साथ मुशावरत हो रही है, उसके बाद हतमी फैसला। अच्छा, मेरा ये सवाल है, अभी बात की चीफ साहब की आपने कि वही चीफ साहब हैं जो बहुत बड़े जमहूरियत पसंद थे, ये वही चीफ साहब हैं जो इमरान खान के बहुत बड़े मोहसिन थे, ये वही चीफ साहब हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक लाइन पे होती थी, ये वही चीफ साहब हैं जिन्होंने बहुत बड़ी जमहूरियत पसंदी के साथ आपकी हुकूमत को चलाया। बल्कि अब तो खान साहब कह रहे हैं आपके सारे काम ये बाजवा साहब ही करते थे, तो फिर आप लोगों ने 3.5 साल, 4.25 साल क्या किया? अच्छा, पहली बात तो ये कि बड़ी अच्छी सियासी तकरीर थी, सवाल तो नहीं था, लेकिन मैं सवाल को हमें भी पता है सवाल क्या होता है, सियासी तकरीर क्या होती है, लेकिन मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ भाई, मैं तो तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे सच्ची बात है कि मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया, क्योंकि वो नहीं, आप दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, अच्छी तकरीर थी, मुझे पसंद आई, लेकिन मैं दूसरी दफ़ा नहीं सुनना चाहूँगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ना, आपका सवाल, अगर आपका सवाल या ये था कि बाजवा साहब की पहले तारीफ क्यों करते थे और अब तनकीद क्यों करते हैं, या सवाल ये था, या सवाल आपका ये था कि 3.5 साल तुमने कोई काम नहीं किया, तो इनमें से दोनों में से मुझे बता दें, पहला सवाल था, दूसरा था, ये दोनों है। सर आप दोनों के जवाब, मैं दोनों के जवाब देता हूँ। अब जरा सुनिए दूसरे सवाल का जवाब, पहले जरा सुनिए, गौर से सुनिए। ये वो मुल्क है जहां 2005 से लेकर आप उठा के लेख लें 2018 तक जो आलमी खबर लगती थी, वो खबर ये लगती थी लोग मर गए, बम फट गए, दहशतगर्दी हो गई। पाकिस्तान को टेरर सेंट्रल यानी दुनिया की दहशतगर्दी का मरकज कहा जाता था। वही पाकिस्तान जो है 2018 से 2022 क्या खबरें लग रही थी, दुनिया की 10 बेहतरीन जगह सयाहों के लिए जाने के लिए, छोटे मोटे मैगजीन्स की नहीं बात कर रहा, फोर्ब्स मैगजीन, कॉन्डे नस्ट, दुनिया के बेहतरीन मैगजीन्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल गेट्स, दुनिया के ये एडवाइजर, अमेरिका के इकोनॉमी के एडवाइजर, वो मिसालें दे रहे थे दुनिया को कि पाकिस्तान जो है वो कोविड से मुकाबला करने के लिए दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रैंकिंग में वाहिद मुल्क पाकिस्तान था जो 3 दफ़ा उन्होंने रैंकिंग की। वाहिद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो तीनों दफ़ा टॉप 3 के अंदर था, एक दफ़ा नंबर 1 भी था। सो इमरान खान के वक्त के अंदर यूके के वजीर आजम खड़े होते हैं तकरीर करने के लिए, वो कहते हैं दुनिया अगर सीखना चाहती है कि माहौलियात से किस तरह बचा जाए तो इमरान खान से सीखें। ये वो पाकिस्तान था जिसके लिए हार्वर्ड के अंदर केस स्टडीज हो रही थी कि पाकिस्तान ने गुर्बत से बचाने के लिए लोगों को क्या काम किया जाए।
मैं अभी थोड़ा सा और मजीद बताऊं या यहीं तक काफ़ी है? अच्छा, अब जो दूसरा आपका सवाल था वो सवाल ये था कि बाजवा साहब की तनकीद क्यों करते थे और अब आपने उनकी तारीफ क्यों करते थे और अब आप तनकीद क्यों करते? भाईजान, इससे सिर्फ ये साबित हुआ कि इमरान खान इदारों में अपने बंदे लगाने में यकीन नहीं रखते। जो अच्छा होता है उसकी अच्छाई कर देते हैं, जो गलत होता है उसकी खराबी कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि आज से 2 साल पहले अगर आप अवाम के अंदर, इमरान खान को छोड़ दें, अवाम के अंदर सर्वे कराते कि बाजवा साहब का किरदार क्या है, तो उस वक्त आपको क्या जवाब सुनने को मिलता? और आज अगर आप अवाम के अंदर सर्वे कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो इमरान खान को तो जो अच्छा नजर आता है अच्छा बोल देते हैं, जो खराब नजर आता है खराब बोल देते हैं। उनकी तो ज़ाती दुश्मनी तो है किसी से नहीं। बहुत शुक्रिया।